प्रोडक्शन मतलब लगभग लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वैसे है तो इंपॉर्टेंट बाकी चीजें भी, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ छोटा सा, जिन बच्चों को मिस हो गया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने ये जाना था कि अगर हम अपने एक फैक्टर को वेरिएबल और बाकी सभी फैक्टर को फिक्स, मतलब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स जब हम लगाते हैं एक के बाद एक यूनिट बढ़ाते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर के, या कंबाइन करते जाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट, तो हमारा जो टोटल आउटपुट होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में। फिर कुछ टाइम बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर पे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे। और फिर एंड में फाइनली टीपी मेरा डिक्लाइन होने लगता है। और इसी के साथ एमपी का भी रिएक्शन देख लो। एमपी का रिएक्शन क्या होता है? एमपी पहले बढ़ता है, फिर एमपी घटता है, पॉजिटिव रहता है, और फिर नेगेटिव हो जाता है। मतलब पहली जो स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसमें टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। फिर दूसरी स्टेज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसमें टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, एमपी गिरने लगता है, घटने लगता है, डिक्लाइन हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है जिसमें टीपी फॉल होता है और एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव पे चला जाता है। ये पूरा हमने एनालाइज करा था, टेबल बनाया था, डायग्राम बनाया था, सब कुछ पढ़ लिया था हमने। इसके रीजन मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब ये क्लास, अभी एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद मैं रीजन पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, रीजन मैंने अपनी बुक में नहीं डाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में उसका नाम लिखा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है उसमें 9 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, लेकिन बुक खोलोगे तो उसमें 8 ही कॉन्सेप्ट हैं। 9वां मैंने नहीं डाला है क्योंकि वहां से बच्चों 11th क्लास में क्वेश्चन नहीं आता। 12th में था जब ये माइक्रो, तब भी नहीं आता था क्वेश्चन। लेकिन हम फिर भी जान लेंगे कि क्या रीजन होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न के और डिमिनिशिंग रिटर्न के और कांस्टेंट जो लास्ट वाला रिटर्न होता है नेगेटिव रिटर्न के, आखिर क्या कारण होते हैं। उन कारणों को मैं अभी समझा दूंगा आपको एक बार। पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है, कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 जनरली क्या होता है कि 3 स्टेज है हमारी। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे हमारे, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि जो सेकंड वाली स्टेज है वो ज्यादा मेन है। हमने पढ़ा था ना वेयर टू ऑपरेट, तो वेयर टू ऑपरेट में मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज पे ऑपरेट करेगा प्रोड्यूसर। क्यों करेगा ये समझा दिया था पिछली क्लास। ठीक है, तो जो सेकंड वाली स्टेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम सेकंड स्टेज को ही अलग से स्टडी कर लें। तो वो जो सेकंड वाली स्टेज को उठा के अगर हम अलग से स्टडी करते हैं तो उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यही टॉपिक का नाम है, कॉन्सेप्ट नंबर 8, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें यही बताया हुआ है कि जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एक के बाद एक इंक्रीज करते हैं तो मेरा टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है और एमपी मेरा फॉल होने लगता है। तो एमपी के रिस्पेक्ट में बात करिए यहाँ पे कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा एमपी क्या होता है? वो डिक्लाइन होने लगता है, मतलब मेरा एमपी घटने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा फॉल होने लगता है। ठीक है, हाँ युवराज क्या हुआ? हेलो लिख रहे थे, कोई डाउट है बताओ। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में उतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपका एक मीनिंग है, फिर आपका शेड्यूल होगा, एक डायग्राम होगा। तो मैं शेड्यूल और डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, नोटबुक निकाल लो सभी। ये दिख रहा है आप लोगों को? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ लिया था ये पूरा शेड्यूल, और ये फिर एक ही डायग्राम में मैंने बनाया था, और अलग अलग डायग्राम में आपको होमवर्क दिया था मैंने, तो आप लोग भी बना के ले आए थे, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हमारा आज का जो है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 8। आज जो हमारा है डिस्कस होगा वो होगा कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट 8 क्या है सर? कॉन्सेप्ट 8, कॉन्सेप्ट 8 में बताएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कुछ भी नहीं है, जो 3 स्टेज हमने पीछे पढ़ी थी उसकी सेकंड वाली स्टेज को अलग से स्टडी करा जाता है यहाँ पे। सेकंड वाली स्टेज को अलग से सेपरेट स्टडी करा जाता है, उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है।
ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है। मैं लिख दूं, वैसे एक लाइन का मीनिंग है, कोई ज्यादा बड़ा मीनिंग है नहीं इसका। ठीक है, मीनिंग लिख दूं क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, law of diminishing return states that, law of diminishing return states that when more and more, when more and more, when more and more of a variable factor, when more and more of a variable factor, when more and more of a variable factor are employed, more and more of a variable factor are employed, are employed, more and more variable factor are employed with fixed factor, with fixed factor, with fixed factor, comma, marginal product. पिछली वाली लाइन के लिए कितनी कितनी वो छोड़ूं पेज? क्या चीज? सर पेज बुक में वैसे वो लिखा हुआ है, एक दो पेज छोड़ दो, बस 2 पेज छोड़ दो, खाली ज्यादा मत छोड़ो, मैं भेज दूंगा वीडियो कन्वर्ट करके। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पे, एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर, कॉमा, देन marginal product, then marginal product, then marginal product of the variable factor, then marginal product of the variable factor, of the variable factor, marginal product of the variable factor, marginal product of the variable factor must fall, वो घटेगा, हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का, वो डिक्लाइन होने लगेगा। वो क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, शेड्यूल। जैसे मान लो हमने यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर ले लिया एक अपना, एक हमने फिक्स्ड फैक्टर ले लिया आपका, मान लो ये लैंड है, लैंड ले लिया हमने फिक्स्ड फैक्टर। फिर लैंड के बाद हमने एक कॉलम बनाया वेरिएबल फैक्टर, हमने एक कॉलम बनाया वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर हमने वेरिएबल फैक्टर ले लिया, मान लो लेबर, वेरिएबल फैक्टर ले लिया लेबर, और वेरिएबल फैक्टर के बाद, वेरिएबल फैक्टर के बाद हमने टोटल प्रोडक्ट बना दिया, और टोटल प्रोडक्ट के बाद हमने लिख दिया मार्जिन। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्टेज दिखानी है, वो स्टेज 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लो 1 2 3, उसके बाद 4 तक ले लिया मान लो यहाँ पे हमने, फॉर एग्जाम्पल। और ये 1 1 1 रहेगा, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये फिक्स फैक्टर है। टीपी हमें डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ाना है, मान लो हमने 20 ले लिया, 35 45 और 50। जरा एमपी निकालोगे तो पहले ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। ठीक है, फिर ये 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 15। फिर 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 10। और 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 5। ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि हमें सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट को डील करना है तो हम सिर्फ डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखाएंगे, हम सिर्फ डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखाएंगे। अगर मान लो मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये और अगर आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओगे, देखो 1 के आगे 20 है तो 20 कहीं ना कहीं होगा, तो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा डायग्राम, ऐसे कहीं आएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप पॉइंट प्लॉट करके बना सकते हो, अपने आप बना लेना पॉइंट प्लॉट। ये इस तरीके का बनेगा एमपी कर्व, एमपी गिर रहा है मेरा, ठीक है ना, ये एमपी फॉल हो रहा है। तो हमने क्या क्या करा, यहाँ पे वाई पॉइंट एक्सिस कैसे पे, प्लॉट करने?
पॉइंट प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आप वेरिएबल फैक्टर के यूनिट ले लोगे 1 2 3 4 ये वाले यूनिट और एमपी की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम 5 है, तो आप यहाँ पे ले लेना 5 10 15 20, ठीक है, और फिर पॉइंट प्लॉट करते जाना और उसे ज्वाइंट कर देना, बच जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने हाँ तो सर टीपीएमपी दोनों का करना है। नहीं सिर्फ एमपी बनाना है, यहाँ पे टीपी बनाना था पिछले वाले में वेरिएबल प्रोपोर्शन में, यहाँ सिर्फ एमपी बनाना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर वीएफ, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये बनाओ पहले। ऊपर टेबल दिखा दो। टेबल ये लो। सर हो गया। एमपी कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये टेबल डायग्राम मेरा, एमपी कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है और एमपी गिर रहा है, तो एमपी गिर रहा है इसलिए डाउनवर्ड। मैं दिखा दूं आपको, एक बार सबका हो गया हो तो क्या पढ़ा था अभी हमने। सर सर वो वाला क्वेश्चन नहीं बता देना जो आपने बोला था, इमेजिनरी टेबल टीपीएमपी का। वो तो बहुत पिछली क्लास का है, ठीक है, ये टीपी एपी एमपी इमेजिनरी यही तो है, कोई भी नंबर ले लेना, अपने आप बना के भेजना ना, वो खुद करना था, बच्चों ने भेजा है ग्रुप में, या फिर मैं भिजवा दूंगा किसी के जिसका सही था। सर मेरा चेक करना समझ नहीं आया। बना के भेजो ना, तभी तो मुझे पता लगेगा क्या नहीं समझ आया है, तो थोड़ी में पता चलेगा सर क्या समझ आया सर क्या नहीं आया। भेज दिया था आपको। चलो मैं चेक करके बताऊंगा फिर, ठीक है, चेक करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, ये नोट्स आपके पास है सबके पास, ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कॉन्सेप्ट, देखो ये मीनिंग मैंने भी कॉपी में लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स है, ये स्टेज नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, ये ठीक कर लेना आप लोग। स्टेट दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट, मोर एंड मोर, ये देखो यहाँ पे मिसिंग है ना कुछ कुछ वर्ड, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल, ये लिखा था हमने यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ, मोर एंड मोर यूनिट, यहाँ पे भी मिसिंग हो गया, मोर एंड मोर यूनिट of a variable factor are employed with fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall। फिर हमने टेबल बनाई, मैंने ये वाली टेबल आपको बनवा दी थी, यहाँ डायग्राम की जगह है तो ये डायग्राम अगर बुक जिसके पास होगी वो बुक में बनाता है, क्लास तो चल नहीं रही है अभी हमारी ऑफलाइन। फिर आप नीचे देखो, एक लिखा हुआ है इट वुड बी ऑफ द फ्रॉम द अबव टेबल, आपको यहाँ से देख के क्या समझ आ रहा है, एंड डायग्राम, दैट व्हेन मोर यूनिट ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड विद गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड, मतलब अगर हम लेबर के ज्यादा यूनिट लगाते हैं क्वांटिटी ऑफ लैंड के साथ, तो टीपी मेरा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा और एमपी मेरा फॉल होगा, एमपी फॉल होगा, दिस इज व्हाई द शेप ऑफ एमपी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो एमपी कर्व की शेप इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है कॉस्ट। अब बात आती है कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक और क्या रह गया, देखो आ जाते हैं फ्रंट पेज पे, ये चैप्टर शुरू करा था हमने, ठीक है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ये पढ़ लिया, प्रोडक्शन फंक्शन जान लिया हमने, शॉर्ट रन लॉन्ग रन ये भी हो गया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट टीपी एपी एमपी होता है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना था हमें खाली, रिटर्न्स टू स्केल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आपका ये रिटर्न्स टू फैक्टर, इसको हमने अलग से डिस्कस करा था पूरा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लास्ट में एक टॉपिक लिखा हुआ है, अच्छा नंबरिंग गलत हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 8, वहां पे कैसे गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा लॉ ऑफ ये वाला जो लास्ट वाला है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसकी हेडिंग यहाँ आगे नहीं लिखी हुई है, तो आप उसको करेक्शन कर लेना बाद में जब आप बनाओगे। अच्छा ये कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर है लिखा हुआ है, जस्ट फॉर नॉलेज नॉट इन सिलेबस,
मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है आज नहीं आ नहीं सकता, सिलेबस में आ सकता है, आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम होगा वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट पहले बोर्ड एग्जाम में हुआ करता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां पे नहीं पूछता था जनरली। तो अब हम ये जान लेते हैं कि रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन क्या होते हैं। आखिर रीजन वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक एक बार बीच बीच में, अभी डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। Wait. ठीक है, रीजन बता रहा हूं मैं आपको, वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजन क्या क्या है आखिर आपके, ठीक है। तो 3 स्टेज है हमारी। एक है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब जब मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है और मेरा एमपी बढ़ता है, ये पहली स्टेज होती है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि पहली स्टेज पे कभी ऑपरेट नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बताया था। आज कारण सुन लो कि पहली स्टेज होने के क्या कारण है। इसमें ना हेडिंग वाइज दिया हुआ है आपके पास, संदीप गर्ग की बुक जिसके पास होगी अगर, उसमें से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग डिटेल में घर पे पढ़ लेना बाद में, या मैं भेज दूंगा। हेडिंग हेडिंग बता रहा हूँ, अगर हेडिंग लिखना चाहो तो लिख लेना। इंक्रीजिंग पेज नंबर रिटर्न बताना। के कॉजेज, पेज नंबर 5.9। इंक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर के कॉजेज हैं। पहला कॉजेज है इंक्रीजिंग रिटर्न का, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। ध्यान से समझो, मैंने उस दिन बताया था एक मशीन है, उस बेचारे की कितनी कैपेसिटी है लेबर को झेलने की अपने ऊपर। मान लो 50 लेबर वो मशीन अपने ऊपर झेल सकती है, मतलब 50 लेबर उस पर काम कर सकते हैं। अभी हमने 20 लेबर लगाए हैं, तो 20 लेबर लगाए हैं, इसका मतलब मशीन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होने से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है अगर हम और लेबर लगाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है हमारा, मतलब फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अभी हमने उस पर पूरे लेबर नहीं लगाए। मतलब जितने वेरिएबल फैक्टर की उसकी कैपेसिटी है उतने अभी इंप्लॉय नहीं करे, क्योंकि हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में आउटपुट ज्यादा रेट पे निकलता है। मैंने उस दिन बताया भी था कि जब लेबर स्टार्टिंग में काम करता है मशीन के साथ मिक्स होके, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है। पहला कारण। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये फिर वही बात बता रहा है कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है जब वेरिएबल फैक्टर के यूनिट बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब आपको लगेगा आपके साथ 2-4 लोग मिलकर और काम कर रहे हैं, तो जब साथ में मिलकर काम होगा तो एफिशिएंसी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज एंड कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, देन फॉर्मर इज यूटिलाइज्ड इन मोर एफिशिएंट मैनर। जो वेरिएबल फैक्टर पहले यूटिलाइज होता था वो अब ज्यादा एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रेटर कोऑपरेशन एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ जाता है और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो 2 कारण हुए, दोबारा सुन लो। पहला था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है स्टार्टिंग में। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और तीसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है वो इंडिविजिबल नेचर का है, मतलब अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो मैंने 2 करोड़ रुपए का कोई प्लांट लगा दिया, तो एक बार प्लांट लग गया तो लग गया, वो फिक्स्ड फैक्टर है। अब उसको इंडिविजिबल नेचर का है, मतलब आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचा है कि आप वेरिएबल फैक्टर ज्यादा लगा के प्रोडक्शन को बढ़ा लो। तो इंडिविजिबिलिटी में क्या लिखा है देखो, जनरली द फिक्स फैक्टर विच आर कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर आर इंडिविजिबल, सच फैक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। उसको छोटे यूनिट्स में नहीं बांट सकते। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो मतलब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर के यूनिट ज्यादा लगाने पड़ेंगे फिक्स फैक्टर के साथ। तो 3 कारण है इंक्रीजिंग रिटर्न के। पहला कारण बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा कारण इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तीसरा कारण इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर ही हम उसके यूटिलाइजेशन फिक्स फैक्टर का अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 3 कारण किसके थे सर, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, पहली वाली स्टेज के। जो पहली स्टेज है हमारी उसके 3 कारण थे। अब आते हैं दूसरी स्टेज पे। दूसरी स्टेज कौन सी थी, डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न जो सेकंड स्टेज जो आपका मैंने बताया था वेयर टू ऑपरेट, सेकंड स्टेज पे ही ऑपरेट करता है एक प्रोड्यूसर अपने आप को। तो सेकंड स्टेज के कारण सुनो, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जैसे मैंने अभी बताया 50 लेबर काम कर सकते हैं मशीन पे, तो अभी हम धीरे धीरे करके लेबर बढ़ा रहे थे। सेकंड स्टेज आने पर वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। अब आइडियल कॉम्बिनेशन मिल गया आपको,
एक बार आपको आइडियल कॉम्बिनेशन मिल गया तो आपका टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और एमपी आपका गिरने लगेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। जो एडिशनल प्रोडक्ट होगा लेबर का, एडिशनल प्रोडक्ट जो पहले बनाता था वो डाउन होने लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक, देखो मैं एग्जांपल पढ़ देता हूँ, एक एग्जांपल लिखा हुआ है। इफ मशीन, अगर मान लो मशीन का ऑप्टिमम यूज होता है जब हम उस पर 4 लेबर लगाते हैं, अगर हम 5वां लेबर लगा दें, मशीन का ऑप्टिमम यूज होता है अगर हम उस पर 4 लेबर लगाते हैं, अगर हम उस पर 5वां लेबर लगा दें तो 5वें लेबर का जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ वन मोर लेबर विल इंक्रीज टीपी बाय वेरी लेस अमाउंट एंड एमपी विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। मतलब जो 5वां लेबर होगा उससे मेरा टीपी बढ़ेगा तो, लेकिन उतने रेट से नहीं बढ़ेगा जितने रेट से पहले बढ़ता था, तो इसका मतलब मेरा एमपी गिरने लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। फिर आपका दूसरा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप लेबर की जगह कैपिटल लगा दो, कैपिटल की जगह लेबर लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। जो मशीन है, मशीन अपना काम करती है और लेबर काम करता है, तो एक लेवल आने के बाद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता। एक लेवल आने के बाद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन की कैपेसिटी है 4 लेबर, आप कहोगे सर मैं 2 लेबर और ज्यादा लगा के ज्यादा काम ले लूं मशीन से, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको मशीन लगानी पड़ेगी। लेकिन हम मशीन बदल नहीं सकते यहाँ, क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा। तो एक कारण क्या है इसका, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कह रहा है सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, हमेशा नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर, देखो यहाँ लिखा हुआ है लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ लेबर टिल अ पर्टिकुलर लिमिट, बट बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट दे बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन अगर वो ऑप्टिमम लिमिट से ऊपर चले जाएं तो वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं। समझ गए? जैसे मशीन की कैपेसिटी है 4 लेबर काम कर सकते हैं, 5वां लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिमम के ऊपर नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूट, उससे नीचे नीचे कर सकते हैं। इसके बाद है रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न। रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न, जो नेगेटिव रिटर्न तीसरी वाली स्टेज आती है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मैंने बताया ना, मशीन की जितनी कैपेसिटी थी, भैया काम ले तो लिया उससे तुमने, जितनी कैपेसिटी मशीन की थी उतने लेबर लगा दिए। अब ज्यादा लगाओगे तो वो तो दब जाएगी, मर जाएगी बेचारी, मशीन भी कहेगी मेरे ऊपर कितने लेबर आ गए, इतने काम कर रहे हैं, मैं तो बचे, बिल्कुल मशीन की हालत ही नहीं रहेगी। तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को नहीं बदल सकते, तो ऑप्टिमम लिमिट आने के बाद, ऑप्टिमम पॉइंट आने के बाद फिर वो फिक्स फैक्टर हमारा लिमिटेड रह जाता है, जिसकी वजह से मेरा एमपी गिरने लगता है। एक कारण और है नेगेटिव रिटर्न का, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। अब कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है इनके बीच में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तब तक ही ठीक है जितनी मशीन की कैपेसिटी है लेबर से काम कराने की। जब वो बियॉन्ड चला जाएगा ऑप्टिमम लिमिट के, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगेगा और आउटपुट आपका गिरने लगेगा। एंड लास्ट है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होने लगती है। जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि जो लेबर है वो एक लिमिट तक काम करता है। फिर आप बार एक लेबर लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, तो पिछला वाला लेबर है जो काफी टाइम से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी घटने लगेगी। तो उसकी एफिशिएंसी जब घटने लगती है तो एमपी आपका गिरने लगता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है। एक बार आपके पास जो भी किताब हो आप उस किताब से पढ़ लेना, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, कितना टाइम है अभी हमारे पास? न्यूमेरिकल करेंगे दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, कॉपी निकाल के रखो। अभी है टाइम बहुत। क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैलकुलेट एपी
एंड एमपी, कैलकुलेट एपी एंड एमपी। वेरिएबल फैक्टर, ये वीएफ लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना वेरिएबल फैक्टर है इसका मतलब। वेरिएबल फैक्टर और टोटल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। वेरिएबल फैक्टर और टोटल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। वेरिएबल फैक्टर में दिया हुआ है 0, साथ साथ लिखते जाओ 1 2 3। ये वेरिएबल फैक्टर हमारे 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल प्रोडक्ट है आपका 0 8 20 28 फिर 28 फिर 25। जो चीजें हमें निकालनी है हम इसको अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूँ या ब्लैक पेन से। हमें एपी और एमपी कैलकुलेट करना है, तो एक एपी का कॉलम बना लेते हैं और एक एमपी का कॉलम। ठीक है, एपी कैसे निकलता था सर? एपी निकलता था टीपी को डिवाइड करके आउटपुट से। तो आप टीपी को आउटपुट का यहाँ से 0 को 0 से डैश, 8 को 1 से डिवाइड करोगे ये 8, 20 को 2 से डिवाइड करोगे ये 10, 28 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा। कितना आएगा? 3 9 द 27 पॉइंट, 3 3 द 9 9.33। ये 9.33 4 से 28 में डिवाइड करोगे तो ये 7 आ जाएगा, और 5 से 25 में डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ नीचे नोट में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कौन सा अप्लाई हुआ है। एपी निकालने के लिए हमने टीपी को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करा है, ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, एमपी निकालने के लिए अगर मेरे वेरिएबल फैक्टर में सब में 1 1 का डिफरेंस है, अगर मेरे वेरिएबल फैक्टर में सब में 1 1 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मतलब ये तो आपका हो गया डैश, और पहले यूनिट पे सेम होता है, एपी टीपी एमपी तीनों सेम होता है। 8 फिर 20 माइनस 8 12, 28 माइनस 8 20, 8 28 माइनस 20 8, और 28 माइनस 28 0, और 25 माइनस 28 माइनस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर एक बार एमपी बताना कैसे निकाल दोबारा। एमपी जो है ना, अगर सब में 1 1 का चेंज है ना यहाँ पे, तो आप माइनस कर लो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। वैसे इसका जो एक्चुअल तरीका होता है वो ये होता है चेंज कितना हो रहा है। देखो यहाँ कितना चेंज हुआ 8, यहाँ कितना चेंज हुआ 1, तो 8/1 करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना चेंज हुआ 12, यहाँ कितना चेंज हुआ 1, तो 12/1 करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना चेंज हुआ 8, यहाँ कितना चेंज हुआ 1, 8/1 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ कितना चेंज हुआ 0, यहाँ हाँ सर कितना आ गया चेंज सर, हुआ 1। आ गया। ठीक है ना, ये होता है। 7 मिनट लेफ्ट। दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो, है ना। क्लास बंद हो जाए कॉल कर लेना ज्वाइन, क्योंकि मेरी 3:30 बजे दूसरी क्लास है, बहुत टाइम है। फिर से ज्वाइन कर सर लेना सभी। एक बार दिखाना सर। ये दो। हो गया सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे करके दिखाओगे जब तक ये क्लास बंद नहीं हो जाती, उससे पहले पहले। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट टीपी एंड एपी। कैलकुलेट टीपी। अरे भाई ज्वाइन करनी है। हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, बंद तो हो पहले, तभी तो करोगे, अभी है टाइम। कैलकुलेट टीपी एंड एपी, वेरिएबल फैक्टर के यूनिट दिए हुए। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन 24 20 16 12 8 0 -8। और हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है हमें टीपी और फिर दूसरा निकालना है हमें एपी। ये मुझे करके दिखाओ अभी इसी टाइम। ठीक है, 6 मिनट यहाँ दिखा रहा है अभी क्लास बंद होने में, इतने में हो जाएगा ये। जो हो जाए मुझे बता देना, फिर हम चेक कर लेंगे। अरे इससे पहले वो कर ले, एपी निकाल लें। पहले एपी निकालो, एमपी निकालो, टीपी निकालो, तुम्हारी मर्जी है वो, अब तुम करो। पहले टीपी निकालो, एपी निकालो, जैसे निकालो, आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, एमपी दिया हुआ है इस बार, मार्जिनल प्रोडक्ट।
क्या चीज? टीपी तुम देखो ना कैसे निकलेगा, पिछली क्लास में बताया था सब कुछ, नया थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुछ सब पढ़ चुके हैं पहले हम। सर पिछली क्लास में नहीं आया था मैं। पिछले से पिछले में भी बताया था। सर टीपी तो नीचे से ऐड करते हुए निकाल सकते हैं ना? नीचे से ऐड करते हुए तो नहीं, ऐड होगा लेकिन नीचे से नहीं होगा। सही बोला तुमने थोड़ा। देखो यहाँ पे ऊपर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये टीपी था, हमने एमपी निकाल दिया। अगर मान लो टीपी नहीं है, ये मैंने हटा दिया, मान लो हाइड कर देते हैं इसको, और अगर मुझे एमपी से टीपी निकालना है तो पहला नंबर तो सेम रहता है 1 यूनिट पे, ये 8 हो जाएगा। सर जितने से देखो चेंज प्लस हो रहा है करते उतना जाना, प्लस करेंगे। 8 प्लस 12 ये 20, फिर 12 प्लस 8 28, और 28 प्लस 0 28, 28 माइनस 3 25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा वेरिएबल फैक्टर में सब में 1 1 का डिफरेंस है तो पहले पे तो दोनों सेम होता है, तो ये 24 कर लेना। फिर आप ऐड करते जाना है ऐसे 24 प्लस 20, तो 24 प्लस 20 करोगे तो कितना होगा, ये 44 आएगा। समझ आ रहा है ना? यहाँ जगह नहीं है, लिख लेना ब्रैकेट में अगर किसी को लिखना हो कैसे आया ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, 44 प्लस 16 ये हो जाएगा 7। समेशन टीपी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं नीचे अभी बाद में, 60 प्लस 12 ये हो गया आपका 72, 72। 72 प्लस 8 ये हो गया 80, 80 प्लस 0 ये 80, और 80 माइनस 8 70। तो यहाँ पे फॉर्मूला 72। लिख देते हैं, यहाँ पे नोट डाल देते हैं, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी। इसको सिग्मा कहते थे आप लोग, समेशन कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स में, समेशन ऑफ एमपी। ठीक है। एपी निकलता है, एपी कैसे निकलता है, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो 24 डिवाइडेड बाय 1 ये 24 हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 2 ये 22 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 ये 20 हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 4 18, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, और 80 डिवाइडेड बाय 6 ये पॉइंट में आएगा 6 1 6 6 3 18.33 18.33, और ये आएगा आपका 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, फिर आपका 0 लगा के पॉइंट लगेगा तो 10.28 ये निकल गया। ज्वाइन करोगे फिर से या मैं क्वेश्चन भेज दूं, अपने आप कर लोगे बताओ? अरे कर लूँ। तुमसे नहीं पूछा मुझे, तुम तो बड़ी जल्दी रहते हो जाने में। और बताओ करना है ज्वाइन या मैं भेज दूं क्वेश्चन? सर क्वेश्चन भेज दो। लिस्ट से क्वेश्चन भेज दो। तो फिर अभी करके भेज देना मुझे 20 मिनट में, मेरी 3:30 बजे क्लास है, तो तब तक मैं खाली हूँ, अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कॉल करके पूछ लेना या जैसे पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना। मैं कुछ अनसॉल्व वाले क्वेश्चन भेज देता हूँ, जिसके पास किताब है वो तो किताब से भी कर सकता है, पर मैं भेज देता हूँ पीडीएफ बना के। ओके सर। चलो फिर बंद करते हैं।